स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। नमस्कार। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक अहम विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। मुद्दा है भारत का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी यूएचसी का सफर। कहां तक पहुंचे हैं हम, क्या चुनौतियां हैं? ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही, पर आम जानकारी के लिए भी उतनी ही जरूरी है। भारत का लक्ष्य साफ है, हर नागरिक को अच्छी सस्ती स्वास्थ्य सेवा। हमने कई स्रोतों के देखा ये समझने के लिए कि इस लक्ष्य की ओर हम कितना बढ़े हैं और आगे की राह कितनी कठिन है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक बातों से। अच्छी खबरें भी हैं। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी विस्तार हुआ है। सोचिए 2005 में सरकारी अस्पताल करीब 7,000 थे, 2021 तक ये 60,000 के पार पहुंच गए। हाँ, ये बढ़ोतरी तो काफी प्रभावशाली है। और पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसे कदम भी अहम है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मतलब पहले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल, करीब 40% CAGR से बढ़ी है 2018 से 2024 के बीच। और हाँ, टेक्नोलॉजी वो कैसे पीछे रहती। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल कर रहा है। कोविन ऐप तो खैर हम सबने इस्तेमाल किया ही है। हाँ, और ई-संजीवनी जैसी टेलीमेडिसिन सेवाएं, दूर बैठे डॉक्टर से सलाह लेना आसान हुआ है। बिल्कुल। और ABDM का स्कैन एंड शेयर फीचर, उससे OPD रजिस्ट्रेशन में भी तेजी आई है। फिर भारत को दुनिया की फार्मेसी भी तो कहते हैं। दवा बनाने में हम मात्रा के हिसाब से तीसरे नंबर पर हैं। और वैश्विक वैक्सीन उत्पादन का 60% हिस्सा भारत का है। ये बहुत बड़ा योगदान है। अनुमान है कि 2030 तक हमारा फार्मा उद्योग $130 बिलियन तक पहुंच सकता है। अच्छा, स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च भी तो बढ़ा है। GDP का हिस्सा जो 2014-15 में 1.2% था, वो अब 2022-23 में 2.1% हो गया है। हाँ, बढ़ोतरी हुई है। और क्वालिटी, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता भी सुधरी है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक NQAS, उस पर खरी उतरने वाली सुविधाएं 2016-17 में सिर्फ 10 थीं। अब 2000 से ज्यादा है। ये सुधार तो दिखता है। और शायद सबसे बड़ी राहत की बात, जेब से होने वाला खर्च कम हुआ है, OOP जिसे कहते हैं। हाँ, ये एक अहम संकेतक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, जी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस की मानी जाती है, उसका इसमें बड़ा रोल है। करीब 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख सालाना का कवर मिलता है। सही बात है। इसी वजह से जेब खर्च 2013-14 के 64.2% से घटकर 2019-20 में 47.1% पर आ गया है। हाँ, ये आंकड़े निश्चित तौर पर उत्साहजनक हैं, दिखाते हैं कि कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हमें तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा। बिल्कुल। चुनौतियां क्या हैं? देखिए, चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। आपने अस्पतालों की संख्या बढ़ने की बात कही, हाँ, पर जमीनी हकीकत, खासकर ग्रामीण इलाकों में, ये है कि स्वास्थ्य ढांचा अभी भी अपर्याप्त है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2021 को ही देख लें, प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 0.6 बिस्तर। अच्छा। और हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या कहती है? वो इससे ज्यादा की सिफारिश करती है। मतलब जरूरत पड़ने पर बिस्तर मिलना आज भी मुश्किल हो सकता है। और बात सिर्फ बिस्तरों की नहीं है, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, इनकी भी भारी कमी है। और जो हैं भी उनका वितरण बहुत असमान है। WHO कहता है 10,000 लोगों पर 44-45 हेल्थ वर्कर होने चाहिए। और भारत में? भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 20-21 के आसपास है। शहरों में डॉक्टर ज्यादा हैं, गांवों की तुलना में लगभग 4 गुना। और गांवों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में CHCs में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तो करीब 80% कमी है। 80%? ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, ये पहुंच में एक बहुत बड़ी खाई दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मौजूदा योजनाएं जैसे PMJAY काफी हैं? जेब से खर्च कम हुआ ठीक है, पर 47% ये अब भी बहुत ज्यादा है। मतलब आज भी एक बड़ी बीमारी कई परिवारों को गरीबी में धकेल सकती है। बिल्कुल। और PMJ मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने पर मदद करती है, लेकिन जो रोज की दवाइयां हैं, डॉक्टर की फीस है, या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी बीमारियों का लगातार चलने वाला खर्च, हाँ, वो तो इसमें कवर नहीं होता। वही। और असल में वही खर्च लोगों की जेब पर ज्यादा भारी पड़ता है। यहाँ तक कि CAG की ऑडिट में भी PMJ के लागू होने में कुछ दिक्कतें सामने आई थीं। अच्छा, और सार्वजनिक खर्च वो 2.1% पर पहुंच गया GDP का। क्या ये काफी है? देखिए, 15वें वित्त आयोग ने 2.5% की सिफारिश की थी। हम उससे अभी भी पीछे हैं। और विकसित देशों से तुलना करें तो वो तो 5 से 10% तक खर्च करते हैं। तो हम काफी पीछे हैं। और एक और बात, बीमारियों से बचाव यानी प्रिवेंटिव केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर, उस पर अभी भी उतना जोर नहीं है। नतीजा,
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एनसीडीज, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, इनका बोझ बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये तो एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल। 1990 में करीब 38% मौतें एनसीडी से होती थीं। 2016 तक ये 62% के करीब पहुंच गया। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर शायद सबसे कम ध्यान गया है। हाँ, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हमारे यहाँ प्रति 1 लाख लोगों पर एक मनोचिकित्सक भी पूरा नहीं है, सिर्फ 0.75। हाँ। जबकि WHO का मानक है कम से कम 3। ओह। और हाँ, डिजिटल हेल्थ बढ़ रहा है, पर उसके साथ डेटा सुरक्षा की चिंता भी बढ़ रही है। हमने ICMR डेटा लीक देखा, एम्स दिल्ली पर साइबर हमला देखा। ये गंभीर मुद्दे हैं। सही बात है। तो ये तो हुई चुनौतियां। जी। अब आगे का रास्ता क्या सुझाया जा रहा है? स्रोतों में कुछ रणनीतियां बताई गई हैं, जैसे बीमा का दायरा बढ़ाना। हाँ, ताकि उसमें आउट पेशेंट देखभाल मतलब OPD खर्च भी शामिल हो सके। और डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, इंसेंटिव देने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, जैसे AI का उपयोग, एक इंटीग्रेटेड डिजिटल ढांचा बनाना। निजी क्षेत्र के लिए भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात हो रही है। हाँ, और आशा कार्यकर्ताओं जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को और सशक्त बनाना। बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर वेतन। बिल्कुल। और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता, खासकर APIs यानी कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करना। और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। हाँ, ये सब जरूरी कदम है। तो कुल मिला के तस्वीर ये उभरती है कि भारत ने UHC की दिशा में, मतलब सबको स्वास्थ्य सेवा देने की दिशा में अहम कदम उठाए। प्रगति हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 2030 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी कई बड़ी बाधाएं पार करनी है। हाँ, रास्ता भी लंबा है। भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को कितना वहनीय यानी अफोर्डेबल, सुलभ यानी एक्सेसिबल, उपलब्ध यानी अवेलेबल और जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बना पाते हैं। ये 4A बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक गहरा सवाल सोचने के लिए ये है कि क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और बीमा कवरेज बढ़ाने से UHC हासिल हो जाएगा? मतलब क्या स्वास्थ्य के नतीजों और गुणवत्ता में असली सुधार लाने के लिए, खासकर प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हमें सिस्टम में कहीं ज्यादा बुनियादी बदलावों की जरूरत है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। व्यवस्था में गहरे बदलावों की जरूरत। इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही गहन विश्लेषणों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।